तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब कुछ ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार यस और नो बोल देंगे। ऑडियो वीडियो सब ठीक? यस, ऑल ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, एक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स जिनको कहते हैं हिंदी के अंदर वाणिज्यिक बैंक। दूसरे होते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एक होते हैं हमारे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये हमारे 2 प्रकार के बैंक्स होते हैं। थर्ड हमारे होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। फोर्थ हमारे होते हैं पेमेंट बैंक्स। इन दोनों बैंक्स को एक कैटेगरी में डाला गया है जिन्हें कहा जाता है डिफरेंशिएटेड, जिसे कहा जाता है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग या डिफरेंशिएटेड बैंक्स। इनको इस कैटेगरी में डाला जाता है, राइट। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो हमारे कमर्शियल बैंक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। कमर्शियल बैंक्स का एक टाइप होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक होता है हमारा फॉरेन बैंक यानी कि हमारा विदेशी बैंक, एक होता है बेटा हमारा रीजनल रूरल बैंक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 हम इन सारे बैंकों को एक एक करके आराम आराम से समझने का ट्राई करेंगे। कल हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने यहीं पर इस पॉइंट को रोका था। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी क्षेत्र के बैंक, फॉरेन बैंक्स यानी कि विदेशी बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि ग्रामीण बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हिंदी के अंदर कहते हैं सहकारी बैंक यानी कि शहरी सहकारी बैंक का मतलब होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि आपके जो गांव के अंदर ग्रामीण सहकारी बैंक जो कहा जाते हैं आपके। स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्तीय बैंक, पेमेंट बैंक यानी कि भुगतान बैंक, राइट। तो स्टार्ट करेंगे इनको एक एक करके। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? बहुत सिंपल समझना है बेटा, समझने का बहुत आराम समझेंगे कि ऐसा ना हो कि समझ ना आए, तो आराम सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept deposits from the public and give loans for the purpose of consumption and investment to make profit। कमर्शियल बैंक का जो नाम है वो बना है कॉमर्स से। कमर्शियल बैंक का जो नाम है बना है कॉमर्स से। कॉमर्स का मतलब होता है व्यवसाय। कॉमर्स का मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है। व्यवसाय का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है या व्यवसाय का जो हमारा लक्ष्य होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। क्या होता है? वो होता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग। इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव, वो क्या है बेटा? वो है सिर्फ पैसा कमाना। तो कमर्शियल बैंक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो आपका होता है मेक प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक्स को हिंदी के अंदर वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। और वाणिज्यिक बैंकों का जो केवल और केवल एक आपका ऑब्जेक्टिव बेटा वो है लाभ कमाना। ये लाभ कमाने के अलावा ना तो कोई और बात करते हैं और ना ही वो कोई और बात सोचते हैं। सिंपल, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, हमने जो पढ़ा है अभी। जैसे अगर हम यहां पर कैटेगरीज की बात करें और कैटेगरीज को समझने का ट्राई करें तो यहां पर मेजरली हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड डार्क करता हूं कि समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना। हमारी जो ये 3 कैटेगरीज हैं
उनके क्या क्या नाम दिया गया? 3 टेबल्स मैं आपको डिवाइड बनाऊंगा। एक आपका होता पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक बैंक, या फिर आप ऐसा मानो कि सरकारी बैंक। एक तो कैटेगरी हमारी ये वाली होती है। दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी, यानी कि निजी जो आपके क्षेत्र के बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। एक आपका इसके बाद जो आता है वो ये आता है फॉरेन बैंक्स, यानी कि फॉरेन बैंक्स यानी कि विदेशी बैंक। सर कैटेगरी एक और भी होती है सर, रीजनल रूरल बैंक। उनको मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा, उसे अलग समझाया जाएगा, ठीक है। तो भैया पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है कि अगर कोई एक बैंक है, उस बैंक में जो ओनरशिप है, उस बैंक में जो ओनरशिप है या उस बैंक में जो मालिकाना हक है, उस बैंक का जो मालिकाना हक है, अगर गवर्नमेंट का जो शेयर है, गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा है, अगर किसी बैंक में उसके टोटल जो उसका शेयर है, अगर गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा है, तो उस बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। तो एग्जांपल क्या उसका? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे आपका कैनरा बैंक, जैसे आपका देना बैंक, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारे बेटा वो बैंक्स हैं आपके, ये सारे बैंक्स वो हैं बच्चे जिन बैंक्स में सरकार का जो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 50% से ज्यादा है, वो 50% से ज्यादा है। दूसरा प्राइवेट बैंक, अगर किसी बैंक में, अगर किसी बैंक में जो ओनरशिप है यानी कि जो मालिकाना हक है, अगर किसी प्राइवेट पर्सन का या किसी प्राइवेट कंपनी का उसमें जो शेयर है वो 50% से ज्यादा है, ये मतलब वो है ना इसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलते हैं। जैसे एक्सिस बैंक, जैसे कोटक बैंक, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक। ये सारे बैंक्स आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक में आते हैं क्योंकि इनके अंदर 50% से ज्यादा शेयर या तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होगा या किसी कंपनी का होगा, ठीक है। अब आता है विदेशी बैंक। विदेशी बैंक क्या होता है? एक ऐसा बैंक, एक ऐसा बैंक जिसका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर है, लेकिन एक ब्रांच, लेकिन उसकी एक ब्रांच इंडिया में भी है। ऐसे बैंकों को इंडिया में विदेशी बैंक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बैंक है एचएसबीसी, एक बैंक है अमेरिकन एक्सप्रेस, एक बैंक है अमेरिकन एक्सप्रेस, एक बैंक है आपका सिटी बैंक, एक बैंक है आपका सिटी बैंक। एचएसबीसी एक चाइनीज बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, एचएसबीसी। सिटी बैंक यूएस का बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस आपका यूएसए का बैंक है, लेकिन इनकी ब्रांचेस इंडिया के अंदर भी हैं। तो कोई बैंक जो जिसका हेडक्वार्टर या उसका ओरिजिन किसी विदेशी देश में है और उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली है इंडिया में कहीं बिजनेस करने के लिए या बैंकिंग फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए या बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, तो भारत में उन बैंकों को विदेशी बैंक कहा जाता है। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो यस और नो। ये क्लियर हुआ? एक बार यस और नो बोल देंगे बेटा कि तीनों बैंक का क्या मतलब होता है। डन, बहुत अच्छे।
इसके बाद इन तीनों के बारे में यहां लिखा हुआ है कि भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है और फॉरेन बैंक्स क्या होता है। जो पढ़ा है वही लिखा है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स। यह हमें क्या समझाता है, यह हमें कहता है कि भैया जी ग्रामीण बैंक के बारे में, ग्रामीण बैंक के बारे में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करता है। एक सेकंड, आप सभी लोगों को मिलता है हमारे ऐप में परचेज करने पर, लेकिन ये पार्ट है। क्या होता है बेटा, ये होता है ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण बैंक का अगर कोई पूछे आपसे कि भाई इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रामीण बैंक, तो वो होता है रूरल डेवलपमेंट। वो होता है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव का विकास, यानी कि गांव का विकास। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह होता है गांव के विकास का कि जैसे जो गांव में किसान लोग हैं, जो गांव में किसान भाई हैं, उनके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, उनके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो गांव के अंदर किसान भाई के साथ अगर हम ऐसे बात करें, जो गांव में लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो गांव में लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको लोन फैसिलिटीज देने के लिए, किसानों को भी लोन फैसिलिटीज देने के लिए, गांव के लोगों को इंश्योरेंस फैसिलिटीज देने के लिए, अगर गांव में कोई स्कीम चलाई जा रही है उस स्कीम का पैसा उन तक पहुंचाने के लिए, ये रीजनल रूरल बैंक्स का काम होता है। ठीक है, भारत में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईसीआईसी के एग्जाम में, कोटक के, एचडीएफसी के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि फर्स्ट आरआरबी का नाम बताओ, कि पहले ग्रामीण बैंक का फर्स्ट आरआरबी का नाम बताओ। उसका नाम है प्रथम बैंक, उसका नाम है प्रथम बैंक। नाम ही प्रथम बैंक रखा गया है, हिंदी के अंदर प्रथम है और इंग्लिश के अंदर भी प्रथम है, प्रथम बैंक। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं। अब हमारा जो ये प्रथम बैंक है, ये यूपी में मुरादाबाद में, यूपी के मुरादाबाद में इसको स्टार्ट किया गया था। पहला आरआरबी 1975 में एस्टैब्लिश किया गया अंडर द आरआरबी एक्ट 1976, अंडर द आरआरबी एक्ट 1976। एक कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हा कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हा कमेटी। इस नरसिम्हा कमेटी के द्वारा यह एडवाइस किया गया था, सजेस्ट किया गया था कि हमें आरआरबी को भारत में स्टार्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रहेगा रूरल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव रहेगा रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब आरआरबी को स्टार्ट किया जाता है तो पूछा गया कि आरआरबी के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। आरआरबी में बैंक्स को बनाने में जो निवेश लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट 3 लोगों से करी जाती है। यहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करेगी, यहां पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करेगी, और बेटा यहां पर हमारी एक स्पॉन्सर्ड बैंक भी इन्वेस्टमेंट करेगा, एक स्पॉन्सर्ड बैंक भी इन्वेस्टमेंट करेगा। 50% इन्वेस्टमेंट केंद्र की सरकार के द्वारा, 15% इन्वेस्टमेंट राज्य की सरकार के द्वारा और 35% इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा। यह बोला गया था कि अगर हम कोई बैंक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मानो कि मैं कल को कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, तो उस कंपनी के अंदर निवेश तो मैं कर दूंगा या निवेश के लिए पैसा कहीं से मिल जाएगा, है ना। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ जाए जिसके पास उस बिजनेस को लेकर एक एक्सपर्टीज हो, या जो मुझे थोड़ा सा
या जो मुझे थोड़ा सा बिजनेस को लेकर गाइड कर पाए। क्या कर पाए बेटा? बिजनेस को लेकर गाइड कर पाए, यानी कि एक्सपर्टीज से यहां पर मतलब है। उससे क्या होता है, बिजनेस करने में आसानी हो जाती है, बिजनेस को समझने में आसानी हो जाती है। इसीलिए सरकार ने बोला कि 50% इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कर देंगे, 15% जिस राज्य में खुलेगा उस सरकार से ले भी लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बैंक भी इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन बैंकों को बड़ा बनाने में काम कैसे करना है वो सिखाए। तो जिस बैंक के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक, उसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक। तो अगर आपके एग्जाम में इसी चीज से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आरआरबी को लेकर, कि भाई ठीक है हम आपके इस पॉइंट को यहां पर समझ जाते हैं कि भाई बैंक में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो पहला बैंक, पहला रीजनल रूरल बैंक या जो फर्स्ट आरआरबी बनाया गया या पहला रीजनल रूरल बैंक बनाया गया, इसमें किसने इन्वेस्टमेंट करी? 50% इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, 15% इन्वेस्टमेंट यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यूपी के मुरादाबाद के अंदर खोला गया था, और 35% इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट बैंक के द्वारा, सिंडिकेट बैंक के द्वारा। तो पहले बैंक का जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, जो पहले बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पहला आरआरबी बनाया गया जिसका नाम था प्रथम बैंक, उसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा था? उसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा था? राइट आंसर इज सिंडिकेट बैंक इज द करेक्ट आंसर। आप में से कुछ बच्चे इस क्लास को एज अ डेमो क्लास देख रहे होंगे, या आप में से कुछ बच्चे सीजीएल के नए बैच के बारे में जानना चाह रहे होंगे। इस क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि सीजीएल का बैच कहां पर स्टार्ट हो रहा है, क्या उसकी फीस है और कहां से मिलेगा और क्यों लेना जरूरी है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद आरआरबी के बाद यह आपका क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक्स को इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा, कमर्शियल बैंकों को इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। और यह बात मैंने आपको हमारी इसी क्लास के अंदर बताया। बोलो भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबने यहां से गलत दिया, बहुत ही बढ़िया। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत का जितने भी बैंक्स हैं उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है कि जो भी नया बैंक बनेगा उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कोई कंपनी बनती है उसे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करना पड़ता है ना, ऐसे ही हर बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करना पड़ता है। इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि भारत के सारे बैंक्स आरबीआई के द्वारा, भारत के सारे बैंक्स आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करे जाएंगे, रेगुलेट करे जाएंगे। आपने जो आंसर बी दिया है ना, ये आपका आरबीआई एक्ट है। दिस इज आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी, इस एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई है। और जरा थोड़ा सोचकर देखो कि ये 1934 का आपका एक्ट बना हुआ है। क्या हमारा भारत इतना पीछे है कि आजादी से पहले एक एक्ट के तहत हम भारत के बैंक्स को रेगुलेट करेंगे? ये सोचकर देखो। दिशा वेरी गुड बेटा, अगर करेक्ट थे तो, जो करेक्ट नहीं है उनको बता रहा हूं, अगर आप ये सिली मिस्टेक्स करोगे तो आपको एग्जाम के अंदर बहुत दिक्कत आएगी। राइट, वेरी गुड। चलो इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा कोऑपरेटिव बैंक्स का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स?
कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब होता है सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब होता है सहकारी बैंक। क्या होता है बेटा? सहकारी बैंक मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। ठीक है। अ कोऑपरेटिव बैंक इज अ स्मॉल साइज्ड फाइनेंशियल एंटिटी। एक लाइन पढ़ने वाला हूं, उस लाइन को बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान से सुनना क्या कहने वाला हूं। ठीक है। अ कोऑपरेटिव बैंक इज अ स्मॉल साइज्ड बैंक। एक छोटी फाइनेंशियल एंटिटी है, एक छोटी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। अब लाइन पढ़ूंगा, वेयर, जहां पर इट्स मेंबर्स आर द ओनर्स एंड कस्टमर्स ऑफ द बैंक। इट्स मेंबर्स आर द ओनर्स एंड कस्टमर्स ऑफ द बैंक। कि उसके जो मेंबर हैं वही उसके ओनर भी हैं और वही उसके कस्टमर भी है। कैसी बात, अजीब नहीं है सुनने में? कि एक सेम इंसान उसी बैंक का कस्टमर भी है और सेम बंदा उसी बैंक का ओनर भी है। और ध्यान रखना, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे बाकी बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। यह फर्क है दोनों में, यह दोनों में फर्क है कि एक सहकारी बैंक छोटे आकार की वित्तीय इकाई है, जहां इसके सदस्य बैंक के मालिक भी हैं और बैंक के ग्राहक भी हैं। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत भी होते हैं। सर ये पॉइंट समझ नहीं आता किसी को, थोड़ा अगर आप समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल समझाएंगे भाई, क्यों नहीं समझाएंगे, है ना। चलो पहले इसके समझने पर ही आते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एक लाइन वो समझनी बहुत जरूरी है, जो लाइन हमने पढ़ी यहां पर अभी। बेसिकली क्या होता है आपको बताया था मैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, हमारा जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स है, जिसको कोऑपरेटिव बैंक्स है, जिसको सहकारी बैंक का नाम दिया गया है, सहकारी बैंक का नाम दिया गया है। ये हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स का जो भी मेंबर बनेगा वो इस कोऑपरेटिव बैंक्स का ओनर भी है और वही इस कोऑपरेटिव बैंक्स का कस्टमर भी है। बेसिकली जब इन बैंकों को स्टार्ट किया गया तो ये एक बैंकिंग सिस्टम नहीं था। कुछ लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम बहुत गरीब हैं और हमें बैंक्स से पैसा उधार नहीं मिलता, तो हम एक सोसाइटी स्टार्ट करेंगे, हम एक समिति प्लान करेंगे और उस समिति के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर क्या किया जाएगा, सब लोग हर महीने 10,000 रुपए जमा कराएंगे। 4 तिये 12 लोग हैं, एक महीने में 1,20,000 रुपए जमा हो जाएंगे। 12 महीने में 14,40,000 रुपए जमा हो जाएंगे। फिर यही लोग यहां से पैसा उधार लेंगे। अब पैसा भी इन्हीं का लगा हुआ है, जब पैसा इनका लगा हुआ है तो ये ओनर्स भी हो जाते हैं। जब यही लोग इनसे उधार भी ले रहे हैं, जब यही लोग इस समिति से उधार भी ले रहे हैं, तो ये इसके कस्टमर्स भी बन जाते हैं। अब सर एक बात बताओ, जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है वो उधार क्यों लेगा? मानो कि 12 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, इनमें से किसी को 5 लाख की जरूरत पड़ जाती है, तो 5 लाख रुपए यहां से उधार ले लेगा ना, और आगे चलकर लोन की तरह उसको चुका देगा। ये इनका काम था। बाद में इसी को एक ऑफिशियल तरीके से लॉन्च किया गया
उसका नाम रखा गया कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो मेन पॉइंट आपने याद रखना बेटा, वो क्या याद रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो भी ओनर है या जो भी उसका कस्टमर है वो उसका मेंबर भी है, यानी कि एवरी मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक्स इज देयर ओनर एज वेल एज अ कस्टमर। करेक्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा इसको रजिस्टर भी किया जाता, इसको रजिस्टर भी किया जाता। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कोऑपरेटिव बैंक्स किसके अंडर रजिस्टर करे जाते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करे जाते हैं। इनको रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि भाई कोऑपरेटिव बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं। क्या आता है भाई कि कोऑपरेटिव बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर आपसे मैं बात करूं, ये थोड़ा सा गुम गया है, मैं दोबारा लिख दूंगा यहां पर आपको कि भाई कोऑपरेटिव बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एक होता है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हिंदी के अंदर बोलते हैं शहरी सहकारी बैंक, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं। एक होता है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव, एक होता है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रामीण सहकारी बैंक। ठीक है भाई, ये हमारा ये होता है, राइट। इसके भी कुछ फर्दर डिवाइड किया जाता है। अर्बन कोऑपरेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एक नॉन स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, दो प्रकार के ये होते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में, मैंने स्टेट लिख दिया, यहां पर गलत लिख दिया बेटा, ये स्टेट नहीं आएगा, यहां पर आएगा रूरल कोऑपरेटिव बैंक, यहां पर आएगा रूरल कोऑपरेटिव, एक अर्बन और एक रूरल। रूरल कोऑपरेटिव बैंक में एक होता है स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये स्टेट लेवल पर होता है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। एक होता है आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में 3 लेवल है, एक स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और एक विलेज यानी कि गांव के लेवल पर स्टेट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये लेवल आपको याद होने बहुत जरूरी है, ये लेवल्स आपको याद रहने बहुत जरूरी है कि किस लेवल पर कौन सा बैंक होता है। एग्जाम में सीजीएल में क्वेश्चन आया था एक बार कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का सबसे निचले लेवल पर इन चारों में से कौन सा आता है। आंसर था प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी, जैसे बेटा ये क्लास खत्म हो जाएगी, इस क्लास को 2 घंटे के अंदर अपलोड किया जाता है और अपलोड करने के बाद आपको इस क्लास का रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों मिल जाता है। लेकिन जिसने एप्लीकेशन में कोर्स को परचेज किया हुआ है उसी को मिलेगा, जो डेमो देख रहा है उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमारा कोऑपरेटिव बैंक खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है, राइट। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के पंजीकरण और प्रबंधन की गतिविधियों का प्रबंधन कौन करता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम कौन करेगा।
बोलिए जी। अब यहां पर गलती आपकी नहीं है, ये पॉइंट आपको मैंने एक्स्ट्रा ऐड करना है अभी। अगर किसी भी लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स को, अगर किसी भी लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने की बात आए, उसके रूल्स रेगुलेशन की बात आए, तो वो आरबीआई के पास जिम्मेदारी दी गई है। अगर पूछा जाए कि वो रजिस्टर कहां पर करवाया जाएगा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में उसको रजिस्टर करवाया जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उनके रजिस्ट्रेशन को या उनके मैनेजमेंट का, उनके रजिस्ट्रेशन का या उनके मैनेजमेंट का मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा, इसका सिर्फ एक सिंगल आंसर है। वो क्या है? इसका सिर्फ एक सिंगल आंसर है। वो क्या है? वो ये है कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये बेटा एक प्रकार का, ये आपका एक प्रकार का क्या होता है, ये आपका एक प्रकार का एक पोस्ट होती है जिसका काम होता है कोऑपरेटिव बैंक्स के रजिस्ट्रेशन को और कोऑपरेटिव बैंक्स की मैनेजमेंट का मैनेज करना, प्रबंधन करना, मैनेज करना, प्रबंधन करना। तो इसी क्वेश्चन की मदद से हमने पॉइंट और पढ़ लिए, थोड़ा मजा आ गया हमें, है ना। इसके बाद इनमें से किसके द्वारा रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का लोवेस्ट रंग, सबसे निचला पायदान है, सबसे निचला पायदान कौन सा है कोऑपरेटिव बैंक्स का? एनीवन आउट ऑफ यू जो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना चाहे? है कोई माइका लाल जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा? हाँ जी, वेरी गुड। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया था। कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट कौन करेगा? वेरी गुड, करेगा बेटा कौन? बी, आरबीआई करेगा। किसी भी लेवल का बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स, उसको आरबीआई रेगुलेट करेगा, ध्यान रखेंगे बात को। अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई? हम कर चुके पॉइंट ये वाला। पीएनबी की स्थापना इन चारों में से किस साल में हुई? सर ये स्थापना हुई है 1894 में, ये स्थापना हुई है 1894 में। इसके बाद अगला, इनमें से कौन सी मूवमेंट के द्वारा भारत में विदेशी बैंकों के फॉर्मेशन को एनकरेज किया गया? इनमें से कौन सी मूवमेंट के द्वारा, याद है किसी को? स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा 1905 से लेकर जो 1911 तक मूवमेंट चलाई गई थी, जहां पर विदेशी सामान को या विदेशी वस्तुओं को बॉयकॉट किया गया था, उसी बॉयकॉट को चलते हुए अंग्रेजी बैंकों को बॉयकॉट किया गया और भारत में स्वदेशी बैंक चालू करे गए। 1911 में, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी स्टार्ट किया गया था और यही भारत का पहला विदेशी बैंक है, स्वदेशी बैंक है, सॉरी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये छोड़ देते हैं अभी, इसका भी आरबीआई कराना है हमने। तो इसके बाद हमारे इस लेक्चर में क्या बच जाता है? हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करना है? हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये भी कराऊंगा, ये दोनों करवाऊंगा, और साथ में आपको मैं आरबीआई करवाऊंगा। क्या कराऊंगा बेटा? साथ में आपको मैं आरबीआई करवाऊंगा, ठीक है। तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब जो जो बच्चा इस क्लास में जुड़ा हुआ है, जो जो बच्चा इस साल सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहा है, नहीं भी कर रहा, 17,727 पोस्ट है, ग्रेजुएशन कर चुके हो, चुपचाप जाकर ये फॉर्म भर दो। इतनी पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर अगर कोई मुझसे कट ऑफ पूछे, कट ऑफ क्या जाएगा, तो कट ऑफ जाने के चांस है 130 के आसपास, और 130 नंबर लेके आना 200 में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी क्या है ना, सुनहरा मौका है कट ऑफ लेके आने का।
तो आप में से अगर कोई बच्चा इस क्लास को एज अ डेमो क्लास देख रहा है और इस बार सीजीएल का सपना लेकर बैठा है और चाहता है कि मैं आपको कोई ऐसा बैच सजेस्ट करूं जिससे आप सीजीएल के अंदर जुड़कर अपनी तैयारी कर पाए, है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं या एप्लीकेशन पर जाएं, ऑल कोर्स पर जाएं, एसएससी के साथ सीजीएल पर क्लिक करें। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस है, ब्रह्मास्त्र बैच आपको मिल सकता है, आपको सीजीएल का महापैक मिल सकता है। अगर आपको सिर्फ बैच चाहिए, तो यह बैच हमारा 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। मेरी क्लास इसके अंदर 5 जुलाई से बिल्कुल फ्रेश क्लास स्टार्ट होंगी। आप इस बैच के अंदर जुड़ सकते हो। जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपको उसके अंदर मिलेगा रिकॉर्डेड, बाकी सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी। इस बैच में आपको 250 घंटे की लाइव क्लास मिल रही है और 250 घंटे में आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का सिलेबस कवर कराया जाएगा, यानी कि आपको जीएस का, आपको इंग्लिश का, आपको रीजनिंग का और आपको मैथमेटिक्स का, साथ में आपको कंप्यूटर का भी सिलेबस कराया जाएगा जो टीयर 1 टीयर 2 दोनों को कवर करेगा। सिलेबस कवर करते जाओ, टेस्ट सीरीज के अंदर टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट देते जाओ। तो अगर सीरीज सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो अभी इस बैच पर डबल वैलिडिटी चल रही है। आपने डिस्काउंट कोड लगाना है Y724, अप्लाई करना उसको, सिर्फ और सिर्फ 1427 रुपए में, सिर्फ 1427 रुपए के अंदर आपको 12 महीने के लिए एसएससी सीजीएल का यह बैच मिल रहा है। इसमें आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। Y724 डिस्काउंट कोड लगेगा। ये फीस नहीं देनी, ये कोड लगाओगे आपको ये फीस देनी है। आप मेरा ये कोड लगाओगे, आपको मेरी तरफ से 1000 एमसीक्यूज की जो मेरी पहली क्लास है उसी के अंदर आपको मिनी बुक मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री एज अ गिफ्ट, और आपके एग्जाम तक गाइडेंस और मेंटरशिप आपको मेरी तरफ से बिल्कुल गिफ्ट। सर 1000 बच्चे लेंगे, आप कैसे गाइड करोगे? जो बच्चा मेरा कोड लगाएगा Y724, उसको मेरे पास कंपनी से मैसेज आएगा कि सर आपका कोड लगाकर बच्चे ने एनरोलमेंट किया है। अब बच्चे को गाइड और मेंटर करने की जिम्मेदारी सर आपकी है। तो अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपके प्रति नहीं है, कंपनी के प्रति भी है। धर लेंगे मुझे, निकाल देंगे नौकरी से अगर नहीं करूंगा तो, ठीक है? तो आपको यह करना है। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी के महापैक की बात करो मुझसे, जैसे आप यहां पर जाओ, एसएससी पर जाओ, आप एसएससी के महापैक पे क्लिक करो। यहां पर एक बार व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ आपके। अगर आप सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और आपको आने वाले सीजीएल के सारे बैच चाहिए, ब्रह्मास्त्र 1, ब्रह्मास्त्र 2, रिवीजन बैच, क्रैश कोर्स, सब कुछ आएगा, तो सीजीएल का महापैक लो। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस का महापैक लो। बैंक, एसएससी, रेलवेज तीनों की तैयारी कर रहे हो, अड्डा का महापैक लो। जीडी के लिए जीडी का महापैक। आपको क्लासेस के साथ साथ बुक्स भी चाहिए घर पे, तो एसएससी महापैक सिलेक्शन बॉक्स लो। यहां पर आपकी बुक्स आपके घर पे आएंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। एसएससी और रेलवेज दोनों की तैयारी कर रहे हो, एसएससी रेलवेज का महापैक लो। अगर सीजीएल का महापैक चाहिए तो यहां पर क्लिक करना, अभी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, 12 महीने पर 24, 24 पर 48। क्या बात है, ठीक है? बाय नाउ पर क्लिक करो, यहां पर डिस्काउंट कोड लगाओ, Y724 अप्लाई करो। सिर्फ और सिर्फ 2309 रुपए के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको 2309 रुपए के अंदर हमारा सीजीएल का महापैक मिल रहा है। ये 24 महीने के लिए मिलेगा। डिस्काउंट कोड लगेगा Y724, डिस्काउंट कोड लगेगा Y724। लेकिन अगर आप एसएससी के सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर जाइए, एसएससी पर महापैक पर जाइए, तो फिर आप एसएससी का महापैक लो। मैंने आपको जितने महापैक दिखाए, मैंने आपको जो महापैक दिखाए हैं अभी, सारे के सारे महापैक्स आपको एसएससी के महापैक के अंदर मिल जाते हैं। 3 ऑप्शन है, 4+4, 6+6, 12+12। कुछ नहीं करना, 6+6 पर क्लिक कर दे, फीस भी कम हो जाएगी और 12 महीने बहुत होते हैं क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है ना अभी। बाय नाउ पर क्लिक करो, डिस्काउंट कोड लगाओ Y724, अप्लाई कर दो। अगर सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो 2309 रुपए की फीस में 12 महीने के लिए आपको ये एसएससी का महापैक मिल रहा है फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, और इसी से आपका एसएससी और रेलवेज दोनों निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल का महापैक लेना। बैच चाहिए, सिर्फ बैच लेना। अगर मेरी मानो
तो सीजीएल का महापैक ले लो, उससे आपके सारे एग्जाम निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ब्रह्मास्त्र की बैच बेटा 2 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। कल इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, आज क्लास स्टार्ट हुई है प्रॉपर तरीके से। जो क्लास हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी आपको लाइव मिल जाएंगी। सर ये फीस कम कैसे होती है? Y724 डिस्काउंट कोड लगाकर बेटा ये कम होती है। अगर आप मेरा कोड लगाओगे तो मेरी तरफ से आपको गाइडेंस और मेंटरशिप बिल्कुल फ्री। अभी क्लास में आने से पहले एक बच्चे से बात ही कर रहा था फोन पे, 10-15 मिनट उससे बात हुई, उसको समझाया पूरा मैंने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो बच्चा दिल से तैयारी करना चाहता है मैं उससे बात पर्सनली भी करूंगा, और हर 15 दिन के अंदर एक फोन रखेंगे, एक कन्वर्सेशन करेंगे, जिससे कि आपको मैं एक गाइड कर सकूं कि आने वाले दिनों में क्या करना है। मेरे साथ एसएससी के, यूपीएससी के, डिफेंस के सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, जिनको मैं दिन में कभी कभी मतलब 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर हम बात करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली फोन में बात नहीं करता। आप मुझे टेलीग्राम करो, इंस्टाग्राम करो, अगर मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन वैलिड है कि बात करनी है तो मैं करूंगा। कभी कभी बच्चे पता नहीं क्या ही पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो ये बात तो बेटा टेक्स्ट पर हो जाएगी, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर हो जाएगी। अगर प्रॉपर गाइडेंस की बात है तो आप ये डिस्काउंट कोड लगाओ, आपको मेरी तरफ से गाइडेंस और मेंटरशिप बिल्कुल फ्री मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और साथ साथ 5 तारीख को मेरी क्लास चालू है सीजीएल के बैच में, तो 1000 MCQs की जो मेरी मिनी बुक है वो भी आपको मेरी तरफ से बिल्कुल गिफ्ट एज अ फ्री। तो आज ही जुड़िए, जो आपकी जरूरत हो, जरूरत ना हो मत जुड़िए। राइट, 8 बजे क्लास है यूट्यूब पर, आओ तो जुड़ जाओ। एसएससी रेलवे का महापैक लिया तो एसएससी रेलवे का महापैक लिया तो भी यही कोड लगेगा Y724। उसमें तो फिर एसएससी रेलवे सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके अंदर भी आपको गाइडेंस मेंटरशिप मेरी तरफ से फ्री है, और हमारी तरफ से बुक भी फ्री है ना। डिस्काउंट कोड यही लगेगा, तभी सब कुछ मिलेगा। राइट, तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय। चलिए।